Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start cost theory and analysis. In last lecture we have completed production theory and analysis, introduction, production with one variable input, production with two variable inputs, economies of scale and scope, and in the last we have estimated a production function through a numerical example. In today's lecture, we will cover the points, the economic concept of cost, in which we will define opportunity cost, explicit and implicit cost, normal profit and cost, marginal, incremental and sunk cost, the cost of long-lived assets, short-run cost functions and long-run cost functions. So, start from इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट. सबसे पहले हम कॉस्ट को डिफाइन करते हैं. लास्ट टॉपिक हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड कंप्लीट किया था, जिसमें हमने प्रोडक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा, प्रोडक्शन फंक्शन को देखा और उसमें न्यूमेरिकली भी हमने उसको एनालाइज किया. अब हम प्रोडक्शन में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उस कॉस्ट को एनालाइज करेंगे कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और उस कॉस्ट को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करते हैं. इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में हमारे पास डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं. इसमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट यूज इज द बेस्ट वे टू मेजर कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम किस तरह से किसी चीज की मेजर कर सकते हैं कि जब हमारे पास किसी चीज के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हों तो उसमें से जो हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको चूज कर लेते हैं और बाकी चीजों को फोरगो कर देते हैं. दैट फोरगो कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो इसमें हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को थ्रू एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, ए कंज्यूमर हु पेज $10 फॉर डिनर मे हैव टू गिव अप गोइंग टू कॉन्सर्ट. अब यहाँ पर एक जो कंज्यूमर है या एक जो बायर है उसके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो वो डिनर पे जा सकता है या फिर वो एक कॉन्सर्ट का टिकट परचेज कर सकता है. तो अगर वो $10 डिनर के लिए पे करता है तो उसे कॉन्सर्ट को गिव अप करना पड़ेगा. So that forego cost is opportunity cost. Next है हमारे पास explicit and implicit cost. Explicit cost ऐसी cost होती है जिसको हम किसी भी अमाउंट में या कैश में मेजर नहीं कर सकते. Explicit cost are those costs that involve an actual payment to other parties, while implicit cost represent the value of the foregone opportunities but do not involve an actual cash payments. Implicit cost में हम cash payments नहीं देखते और explicit cost में हमारे पास cash payments आ जाती हैं. For example, अगर आप किसी फर्म के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं तो आप उसके फंक्शंस खुद परफॉर्म कर रहे हैं एज अ मैनेजर, तो आपको एक अलग से मैनेजर हायर नहीं करना पड़ा. आप उसकी जो सैलरी देते वो आपके पास खुद आ रही है. तो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हमारे पास कैश पेमेंट्स आ जाती हैं जिसमें हम फर्म से रिलेटेड डिफरेंट तरह का एक्सपेंडिचर हो सकता है, जिसमें हम की प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई चीज हम परचेज करते हैं, हम कोई न्यू लेबर हायर करते हैं, कोई न्यू वर्कर हायर करते हैं. तो दिस ऑल इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जिसमें, तो इन सब को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं. तो यहाँ पर हमें डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट इन दोनों का डिफरेंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. डिसीजन मेकिंग में ये कॉस्ट डिफरेंट तरह से परफॉर्म होती हैं. लास्ट में हमें एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, इसमें ट्रेडिशनल वर्सेस इकोनॉमिक अप्रोच टू डिटरमिन प्रॉफिट पर यूनिट
ऑफ आउटपुट फॉर ए बेकरी। इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच भी दी हुई है जिससे हमारे पास कॉस्ट निकलती है 0.50 और इकोनॉमिक अप्रोच भी दी हुई है जिससे हमारे पास प्रॉफिट निकलता है -1.50। तो ये दो अप्रोचेस हैं। एक इकोनॉमिस्ट ने या एक एज अ मैनेजर डिसीजन मेकिंग हमारी इसी चीज पर डिपेंड करती है कि जहां पर हमारा पर यूनिट आउटपुट मैक्सिमम हो रहा हो हम उस कॉस्ट को या वहां पर डिसीजन मेकिंग करेंगे। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट एंड कॉस्ट। प्रॉफिट हम किस तरह से फाइंड करते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कि जब हम अपने टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू में से या टोटल प्रॉफिट में से कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट निकल आता है। अगर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल हों तो इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट 0 हो तो इसका मतलब वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है और वहां पर हमें लॉस नहीं हो रहा होता, वहां पर फर्म पॉजिटिव वे में अर्न कर रही होती है। उसके बाद मार्जिनल, इंक्रीमेंटल एंड संक कॉस्ट। ये तीन हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। Sunk costs are expenditures that have been made in the past or that must be paid in the future as part of a contractual agreement. Sunk cost ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास ऐसे एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं या ऐसे एग्रीमेंट आ जाते हैं जो हमने पास्ट में कर लिए थे या उनकी बेस पर हमने फ्यूचर में कर लिए हैं। तो जब एक एग्रीमेंट हो गया है तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज और एडिशनल यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू दी चेंज इन टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद ए 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, कि हमारी जो टोटल प्रोडक्शन या जो हमारी आउटपुट है उसमें अगर 1 यूनिट का एडिशनल चेंज आता है, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, तो वो जो एडिशनल यूनिट है दैट इज मार्जिनल, उसकी कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और उसके बाद इंक्रीमेंटल कॉस्ट refers to the total additional cost of implementing a managerial decision. The cost associated with adding a new product line, acquiring a major competitor, or developing an in-house legal staff fall into the broader class of incremental cost. Incremental cost इंक्रीमेंट से जनरेट हुई है। इंक्रीमेंट का मतलब किस चीज का इंक्रीज होना। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट में जब एक मैनेजर अलग से हायर करता है एक अपने कंपेटिटर को compete करने के लिए या न्यू प्रोडक्शन लाइन को इंट्रोड्यूस करने के लिए या कोई और लीगल हाउस इन हाउस लीगल स्टाफ हायर करने के लिए, ये सारी कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट है, इसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहते हैं। द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग लिव्ड एसेट्स। लॉन्ग लिव्ड एसेट्स का मतलब ऐसे एसेट्स जो लंबे अरसे तक हम यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बिल्डिंग्स, मशीनरी एंड अदर टाइप ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट आ जाता है, तो इनकी कॉस्ट को हम लॉन्ग लिव्ड एसेट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद इसको समराइज किया हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट यूज, उसकी कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट मस्ट बी कंसिडर्ड इन डिसीजन मेकिंग। हमने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट पढ़ी है, उन दोनों को डिसीजन मेकिंग में कंसिडर करना चाहिए। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल रिटर्न टू मैनेजमेंट एंड कैपिटल। In general, only incremental and marginal costs are relevant in decision making. Some costs are of little or no importance. उसके बाद जो हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें से some cost को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। The economic cost of a long-lived asset during a period is a change in its market value from the beginning to the end of the period. लॉन्ग लिव्ड एसेट में जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है वो स्टार्ट से एंड तक जो उसका
टाइम पीरियड होता है उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है उसकी वैल्यू पे, दैट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इनको रिलेट किया हुआ है। प्रोडक्शन हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसमें कॉस्ट के हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। इन शॉर्ट रन एट लीस्ट one factor of production is fixed and the cost of that input is defined as fixed cost। यहाँ पर हमें सेम वही प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, उसके बाद कॉस्ट का भी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट फिक्स कॉस्ट दी हुई है कि जिसमें हमारे पास अगर एक इनपुट, हमने लास्ट टाइम दो इनपुट्स लिए थे लेबर एंड कैपिटल, तो उसमें से अगर एक इनपुट को हम फिक्स रखें दूसरे को चेंज करें तो दैट इज फिक्स कॉस्ट और दैट इज शॉर्ट रन, और अगर दोनों वेरी कर रहे हो तो दैट इज लॉन्ग रन और वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर हमें एक और छोटा सा टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में प्रोडक्शन और कॉस्ट को रिलेट किया हुआ है। कैपिटल दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 एंड लेबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद टोटल आउटपुट क्यू हमें दिया हुआ है। उसके बाद अगेन कैपिटल एंड लेबर, कॉस्ट दी हुई है। कैपिटल अगेन 2, 4, 6, 8, 10 है एंड लेबर भी 2, 4, 6, 8, 10 है। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, हम इन दोनों कॉस्ट को प्लस कर लेंगे कैपिटल और लेबर की, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल आएगी। उसके बाद इसके भी की कॉन्सेप्ट दिए हुए, द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट ऑफ एनी रेट ऑफ आउटपुट इज डिटरमिन्ड बाय द एक्सपेंशन पार्ट ऑफ द फर्म which relates output rate and efficient input combination. If one input is fixed, the cost associated with that input are called fixed cost and the firm is said to be operating in the short run. अगर लेबर और कैपिटल में से एक चीज को हम फिक्स कर दें तो दैट विल बी शॉर्ट रन, और अगर दोनों हम चेंज कर दें, दोनों वेरी कर दें तो दैट इज लॉन्ग रन, और उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है तो अगेन हम दो इनपुट्स वही लेंगे लेबर एंड कैपिटल, उसमें से एक इनपुट को फिक्स करेंगे ड्यू टू शॉर्ट रन। यहां पर हमें एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में इनपुट्स दी हुई हैं कैपिटल एंड लेबर, वही दो इनपुट्स हैं। अब यहां पर आप देखें कैपिटल इज फिक्स दैट इज 10 थ्रू आउट लेबर, और लेबर में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब एक इनपुट फिक्स है एक वेरी कर रही है, तो इट मींस दिस इज शॉर्ट रन। उसके बाद हमारे पास रेट ऑफ आउटपुट है कि इनपुट्स के लगाने से आउटपुट कितनी आ रही है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, और उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब दैट रिमेन्स फिक्स थ्रू आउट द प्रोडक्शन, तो ये भी हर प्रोडक्शन लेवल पर $1000 फिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, कि अगर हमारी आउटपुट बढ़ रही है 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और नीचे हमें कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं एवरेज के। एवरेज टोटल कॉस्ट, जब भी हम किसी चीज की एवरेज फाइंड करते हैं तो हम टोटल को डिवाइड करते हैं, तो जैसे एवरेज टोटल कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट Q। इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q, एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। इसी ऊपर वाले टेबल में अगर हम टोटल फिक्स कॉस्ट को Q से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल आएगा। इसी तरह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को Q से डिवाइड कर दें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगा, और टोटल कॉस्ट को Q से डिवाइड कर दें तो एवरेज टोटल कॉस्ट निकल आएगा। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है MC इज इक्वल टू डेल्टा TC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। नीचे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, जैसे हमने प्रोडक्शन में किया था इसी तरह से अब कॉस्ट में भी हम इसे आउटपुट से रिलेट कर रहे हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो दैट शोज चेंज और दैट शोज मार्जिनल कॉस्ट। तो MC इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट और Q। उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट फंक्शंस
ऊपर डायग्राम में हमें 3 टोटल कॉस्ट फंक्शंस दिए हुए हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। अगर हम इसको इसी टेबल से देखें, अगर हम आउटपुट को रिलेट करें टोटल फिक्स, टोटल वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट से, तो हमारे पास इस तरह की एक शेप बनती है। आउटपुट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से टोटल फिक्स कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर आ रही है कि ये एक फिक्स हमारे पास कॉस्ट है। उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है, टोटल फिक्स भी बढ़ रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है और टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, बट फर्स्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। Total variable cost and total cost both are same curves, just difference is at the origin. Total cost origin से ऊपर से start होती है और total variable cost origin से start होती है। Total cost total fixed and total variable cost का sum है, इसलिए ये fixed cost के ऊपर से start होगी। उसके बाद नीचे वाली डायग्राम में हमें एवरेज कॉस्ट फंक्शंस को भी शो किया हुआ है। यहाँ पर देखें हमें एक और टेबल शो किया हुआ है। इस टेबल में सेम वही आउटपुट ली हुई है, अब उसी से हमने एवरेज फंक्शंस को फाइंड करना है। तो एवरेज फंक्शंस अभी मैंने आपको इनका फॉर्मूला बताया है, उसके थ्रू यहाँ से एवरेज फंक्शंस फाइंड हो जाएंगे और लास्ट में मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड हो जाएगी। तो इसी को हमने डायग्राम में भी शो किया है। These average cost curves are U-shaped while total cost curves are inverse S-shaped। अब एवरेज कॉस्ट फंक्शंस में हमारे पास सबसे ऊपर एवरेज कॉस्ट है, उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है एंड सबसे बिलो जो हमारे पास कर्व आ रहा है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे से स्टार्ट होता है और इन दोनों के मिनिमम पॉइंट से पास होके जाता है। A point is the minimum point of average cost and B point is the minimum point of average variable cost। तो MC हमेशा इन दोनों के मिनिमम पॉइंट से पास होता है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दी हुई है जिसमें मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड किया हुआ है। उसके बाद लॉन्ग रन फंक्शंस, अभी हमने शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शंस को देखा है, तो उसमें हमारे पास एक इनपुट फिक्स थी कैपिटल और एक इनपुट वेरी कर रही थी दैट वाज लेबर। अब लॉन्ग रन में हमारे पास दोनों इनपुट्स वेरी करेंगी। लॉन्ग रन में हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, 3 केसेस हैं और इसमें हमें एक साइड पर आउटपुट और एक साइड पर कॉस्ट को शो किया हुआ है। आउटपुट मीन्स कि प्रोडक्शन और कॉस्ट, हमेशा प्रोडक्शन और कॉस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो वहां पर कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती है। इसी तरह से सेकंड में डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और लास्ट में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कि जिस रेट से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है उसी रेट से कॉस्ट भी चेंज हो रही है। उसके बाद लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व दिया हुआ है। यहाँ पर इस डायग्राम में देखें आपको एक इन्वेलप कर्व नजर आ रहा है जहां पर LAC लिखा हुआ है। ये एक लॉन्ग रन यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व है। इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं, SAC1, SAC2, SAC3, ये जो डिफरेंट आपको SACs नजर आ रहे हैं दैट आर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन अभी हमने जो पढ़ा है जिसमें एक इनपुट फिक्स होगी और एक वेरी करेगी। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमेशा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से मिलके बनता है और इसको हम इन्वेलप कर्व या प्लानिंग कर्व या लर्निंग कर्व भी कहते हैं। इसकी बेस पर हम लॉन्ग रन में डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब ये जो स्मॉल हमारे पास छोटे छोटे एवरेज कॉस्ट आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली एक प्लांट को शो कर रहे हैं। SAC1 shows the average cost of plant 1, SAC5 shows the average cost of plant 5। तो डिफरेंट प्लांट्स हैं और उनकी कॉस्ट है शॉर्ट रन में। अगर हम क्यू स्टेरिक को देखें दैट इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड SAC10
प्लान 10 पर अगर हम देखें तो उसका मिनिमम कॉस्ट भी यही है और लॉन्ग रन में भी मिनिमम कॉस्ट यही है। अगर हम इसी क्यू स्टेरिक को ऐसे C7 पे प्रोड्यूस करें तो वहां पर देखें कॉस्ट C1 है, और अगर हम इसको लॉन्ग रन में प्रोड्यूस करें तो वहां पर कॉस्ट 2 है। तो ये दो कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, और हमारी आउटपुट जो है वो क्यू स्टेरिक है। लॉन्ग रन में हमेशा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ये एक ही पॉइंट पर हमारे पास यहाँ इक्वल हो जाते हैं एट पॉइंट क्यू स्टेरिक। उसके बाद एक और एग्जांपल दी हुई है, फिक्स कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन। That's all for today's lecture. Thank you. Stay safe.